नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। बचपन से आप और हम सब ये सुनते पढ़ते आ रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी को हमारा पूरा देश बापू कहता है, राष्ट्रपिता मानता है, लेकिन कंगना लगातार बापू पर आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही हैं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गंगा के विरुद्ध केस दर्ज करने की बात कही। आज पहली दस्तक आजादी के नायकों को निशाना बनाने वालों के विरुद्ध आप दीजिए। 1947 में नहीं मिली थी हमें कोई भी, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लीजिए अपने दिमाग को ठीक। तस्वीरों में देख सकते हैं कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है राष्ट्रपिता के खिलाफ, उसके बाद ये गुस्सा भोपाल की सड़कों पर है। नाचने वाली अगर महात्मा जी के ऊपर आरोप करते तो मैं उसके लिए उत्तर देना मैं इसके लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। कंगना रनौत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद से कंगना मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब इसे सम्मान और शोहरत का नशा कहें या फिर कुछ और, कंगना लगातार देश के नायकों की बेइज्जती कर रही हैं। पहले उन्होंने 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली स्वतंत्रता बताकर आजादी के असंख्य नायकों का अपमान किया। इससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाने की हिमाकत की। कंगना रनौत के खिलाफ गुस्सा कांग्रेस का सड़कों पर दिखने लगा है। हाल ही में उनकी जो पोस्ट आई उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कंगना रनौत का पुतला जलाया है। यहाँ पर कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत का जो पद्मश्री अवार्ड है वो वापस लिया जाए। और यह तस्वीरों में देख सकते हैं कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है राष्ट्रपिता के खिलाफ, उसके बाद ये गुस्सा भोपाल की सड़कों पर है। ये पुतला आप लोगों ने जलाया है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, कंगना रनौत ने जो महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है, हमारा स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी स्पष्ट करें कि उसके साथ में है या उसके खिलाफ में है। कंगना ने अपने ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी कोई हिंदुस्तानी कल्पना भी नहीं कर सकता। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है। इसका शीर्षक है, गांधी और दूसरे नेता नेताजी को सौंपने को तैयार हो गए थे। अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। इसका फैसला खुद करें। कंगना ने आजादी के नायकों को ही एक दूसरे के सामने खड़ा कर बापू को नीचा दिखाने की कोशिश की और उनके बलिदान पर सवाल उठाते हुए पोस्ट में आगे लिखा, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना है और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के खिलाफ थे, ऐसी बातें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। कंगना रनौत एक बार फिर इसी थ्योरी को हवा देने में जुटी है, जबकि इतिहास की जानकारी रखने वाला हर इंसान जानता है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का तरीका भले ही अलग था, लेकिन उनका मकसद एक था। कंगना के इस बयान की धज्जियां खुद सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने आज तक से बातचीत में उड़ाई। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi, and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that
he, being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कंगना गांधी बनाम बोस के विवाद की बासी कड़ी में उबाल लाने में लगी हैं, जिसके लिए वो सारी हदें पार कर रही हैं। जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने आकाओं को सौंप दिया। जिनमें साहस नहीं था अपने दमनकारियों से लड़ने के लिए, जिनके खून में उबाल नहीं था, वो सत्ता के भूखे और धूर्त थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई चांटा मारे तो एक और चांटे के लिए दूसरा गाल बढ़ा दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक का चुनाव समझदारी से करें। कंगना की इन बातों से साफ हो जाता है कि वो भले ही कितनी भी अच्छी अदाकारा हो, लेकिन इतिहास के बारे में उनकी जानकारी बेहद सतही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने आजादी के नायकों को भला बुरा कहा हो। इससे पहले भी वो 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताकर विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप में जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। पद्मश्री सम्मान को अपने आलोचकों का मुंह बंद करने का हथियार बनाने वाली कंगना रनौत के पांव जमीन पर नहीं है। अवार्ड मिलने के बाद से वो ऐसी बातें कर रही हैं जिससे सहमत होना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि जिन प्रधानमंत्री को प्रणाम करके कंगना रनौत ने राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान लिया, वो प्रधानमंत्री, उनकी पूरी सरकार बापू की तारीफ करते नहीं थकती। उसी रूट पर यात्रा में सफर करने का सौभाग्य मिला और जिस जगह पर एक इंसान की यात्रा का अंत हुआ था और महामानव की यात्रा का आरंभ हुआ था, उस पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। काश कंगना ने प्रधानमंत्री की इन बातों को ही सुन लिया होता तो शायद वो साबरमती के संत का अपमान न करती। वो जान जाती कि महात्मा गांधी के संघर्ष से ही देश को आजादी मिली थी, जिसकी याद में सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। शायद इसीलिए सरकार की हर बात का आंख मूंद कर समर्थन करने वाली कंगना को सरकार में भी साथ देने वाला कोई नहीं मिला। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बचपने से पढ़ते थे और एक ही बात कही जाती थी, गांधी के आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। कंगना लगातार आजादी के नायकों का अपमान कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम में कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना की ऐसी बातों से विपक्ष अब सीधे प्रधानमंत्री से सवाल दाग रहा है। मैं ये सवाल अपने से हटा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सौंपता हूं। आप निर्णय करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 37% लोगों ने आपको वोट किया, 63% जिन्होंने नहीं किया उनके भी प्रधानमंत्री आप ही हैं। आप तय करिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में इस तरह के बयान का क्या महत्व। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। विपक्ष कंगना के बयानों को सरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए कंगना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिस मंडी जिले से कंगना रनौत आती हैं, वहाँ भी उनके पुतले फूके गए। मगर कंगना न सिर्फ अपने बयान पर अड़ी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक विवादित पोस्ट लिखकर नए नए मोर्चे खोल रही हैं। कंगना के इन बयानों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और कांग्रेस सरकार से तुरंत कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रही है।
सरकारी अदाकारा को कहना चाहूंगा, उन अज्ञानी अदाकारा को कहना चाहूंगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होना और बापू के अहिंसा को समझना साथ में नहीं हो सकता है। तो आपने अपना समर्पण बता दिया, पर मुझे खेद इस बात का है कि हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। जिनके बारे में 10 लोगों में से 9 लोग उनके बारे में गलत बात करते, गंदी बात करते, उसके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं है। विपक्ष कंगना के बयान के बहाने सीधे पीएम से सवाल पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि गांधी के इस अपमान पर पीएम क्या सोचते हैं। जब बिहार में बीजेपी के सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कंगना को चुप करने के लिए सुझाव दिया। इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है? इस सब चीज का कोई मतलब है क्या? और व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था। जो कंगना पद्मश्री अवार्ड को आलोचकों को जवाब समझती हूँ, वो सोशल मीडिया पर अपने उड़ते मजाक से सही राह पर आ जाएंगे। इसमें थोड़ा शक है, क्योंकि कंगना ने चाहे जितना भी आपत्तिजनक बयान दिया हो, उनसे सहमति जताने वालों की कमी नहीं है। बीजेपी के विवादित सांसद साक्षी महाराज कंगना के साथ आकर खड़े हो गए हैं और कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने गाना गाया था, आजादी अभी अधूरी है, और जो आजादी अभी अधूरी थी उस आजादी को पूरा तो कंगना रावत के विचारों से मैं सहमत हूँ। 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में कंगना रनौत को पद्मश्री सम्मान मिला था। उनके विवादित बयानों के बाद इस सम्मान वापस लेने की मांग हो रही है। वहीं जयपुर के वैशाली नगर और झारखंड के धनबाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के नायकों, राष्ट्रपिता का अपमान करने की किसी को भी छूट दी जा सकती है? धनबाद से सत्यजीत राय और दिल्ली से नितिन कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अपने एक बयान के कारण विवाद में घिर गए। अमेरिका में एक परफॉर्मेंस के अपने 6 मिनट के वीडियो में वीर दास ने भारतीयों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में उल्लेख किया और कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। वीर दास के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. कॉमेडियन वीर दास का ये वही मोनोलॉग है जिसमें वो अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose the green, we turn orange all of a sudden. वीर दास ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर किया और भारत में हंगामा मच गया। I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वीर दास का विरोध शुरू हो गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि विदेश में वीर दास को ये सब नहीं कहना चाहिए था। किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। विदेश की धरती पे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाए, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वीरदास के पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ कुरीतियों के खिलाफ, कुछ करप्शन के खिलाफ, कुछ उसमें वो बदलाव चाहते हो, उसमें कुछ सुधार चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ है कि मीडिया को भी कभी ट्वीट करें, कभी सरकार को भी लिखें। मानता हूँ अगर वो जागरूक नागरिक हैं, इतने अवेयर हैं यहाँ की प्रॉब्लम्स को लेके, तो सबसे पहले यहाँ आवाज उठानी चाहिए। इस विरोध के बीच वीरदास को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और शशि थरूर का समर्थन मिला। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 2 भारत है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताएं। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद और प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर ने वीरदास का समर्थन किया और लिखा, वीरदास सही मायनों में स्टैंड अप कॉमेडियन है। वीरदास जानते हैं कि स्टैंड अप का अर्थ सिर्फ फिजिकल तौर पर खड़ा होना नहीं है, बल्कि नैतिक तौर पर भी खड़े होने से है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने 6 मिनट की अपनी कविता में लाखों लोगों की बात कही है। शशि थरूर ने सारी बातें उस शख्स को टैग करते हुए लिखी जिसने वीरदास के खिलाफ मुंबई में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।
गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। अब जिस पार्टी का कॉमेडियन एजेंडा हो, जिस कुनबे का कॉमेडियन एजेंडा हो, तो उस पार्टी की हश्र क्या हो सकता है। लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, इस तरह के जो मस्करे लोग हैं, इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। गौर करने वाली बात यह है कि वीरदास को लेकर कांग्रेस भी दो फाड़ हो गई। कपिल सिब्बल और शशि थरूर के विपरीत अभिषेक मनु सिंघवी ने वीरदास का तीखा विरोध किया। उन्होंने लिखा, कुछ लोगों की बुराई को सबके साथ जोड़ना और दुनिया के आगे भारत को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटेरों का देश घोषित करने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी पर ऊल जलूल बयानबाजी करने वाली कंगना रनौत भी वीरदास पर बुरी तरह से भड़की और उन्होंने वीडियो की आलोचना करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जब आप सभी भारतीय पुरुषों को गैंग रेपिस्ट के तौर पर बताते हैं तो पूरी दुनिया में भारतीय लोगों के खिलाफ रंगभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। बंगाल के अकाल के बाद चर्चिल ने कहा था, ये इंडियन नस्ल खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, ये इसी लायक मरेंगे। किसी समुदाय पर इस तरह टारगेट किया जाना सॉफ्ट टेररिज्म है। ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई की इन्हीं मांगों के बीच वीरदास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने इस वीडियो पर सफाई दी और लिखा, मेरा इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये याद दिलाना है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। एक ही विषय पर दो अलग विचार रखने वालों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं है। वीरदास ने आगे कहा कि लोग भारत को एक उम्मीद के साथ देखते हैं, नफरत के साथ नहीं। लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं इस गर्व के साथ जीता हूँ। वीरदास की सफाई के बावजूद आलोचक उनसे खफा हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में भी इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। आज तक ब्यूरो। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। लद्दाख से मेघालय तक बीएसएफ के जवान हमारे देश की सीमाओं में हर मौसम में तैनात रहते हैं। लेकिन अगर इसी संगठन बीएसएफ को कोई निकम्मा कहे तो आपको कैसा लगेगा? पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बढ़ने के विरोध के नाम पर ऐसी बयानबाजी हुई कि जिसे सुनकर आप कहेंगे, सबको सम्मति दे भगवान। जो बीएसएफ 12 सीमावर्ती राज्यों में देश की सीमा की रक्षा करती हो, उस पर ममता के सांसद की आपत्तिजनक भाषा क्यों? बीएसएफ तो निकम्मा संगठन है, ना वो स्मगलिंग रुक सकते, ना वो इन्फिल्ट्रेशन रुक सकते हैं। जिस बीएसएफ ने बांग्लादेश बनवाने में अहम भूमिका निभाई, उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं ममता के विधायक? हमारा विधानसभा जो हाउस है वो तो पूरा टाइट है, टाइट सिक्योरिटी है, बंद है। अगर उधर कोई एमएलए का खिलाफ और आधिकारिक का खिलाफ अगर कोई अंदर जाएगा तो किसी का हेल्प में जाएगा। ये एक सेम है, अगर बॉर्डर फेंसिंग पार करके कोई अंदर आएगा तो बीएसएफ का हेल्प का बिना वो कोई जा नहीं सकता इधर। बीएसएफ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमाओं के जिन रक्षकों पर देश को गर्व है, उसी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इजाफे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। अपने राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर ममता बनर्जी नाराज है, लेकिन केंद्र के इस कदम के विरोध में लाए गए प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने जो कहा वो काफी आपत्तिजनक है। विधायक उदयन गुहा ने कहा, हमने देखा है कि बीएसएफ किस तरह के अत्याचार लोगों पर करता है। एक बच्चा जिसने देखा है कि उसकी मां को तलाशी की आड़ में अनुचित तरीके से छुआ जाता है, जब वो खेत से लौटेगा तब वो कभी देशभक्त नहीं रह सकता। फिर चाहे आप उनके सामने कितनी बार ही भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा दी। कभी कभी ऐसा करता है कि अगर सर्च करने के लिए अगर कोई 8 साल 10 साल का लड़का है, उनके सामने उनका माँ का गाय में हाथ अगर कोई हाथ लगाएगा
वो देश प्रेमिक हो नहीं सकता। यही कहा ना। हाँ, बाकी हर रोज हर टाइम करता है, हर बीएसएफ करता है, यही हम बोला नहीं, बाकी ये होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर के अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब वो 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के कार्रवाई कर सकेगी। इसी बात से ममता बनर्जी नाराज है और विरोध करते हुए उनकी पार्टी के नेता मर्यादा भूल गए। शर्म का बात है, हम लोग का कॉलीग है, ये शर्म का बात है। बीएसएफ हमारी शान है, हमारी मान है, देश की शान है। जैसा गंदा अपशब्द यूज किया, इसका खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई होना चाहिए। बीएसएफ तो निकम्मा संगठन है, ना वो स्मगलिंग रुक सकते, ना वो इन्फिल्ट्रेशन रुक सकते हैं। रोहिंगा है यहाँ का, ये सरकार का वोट बैंक, तो शायद उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि और भी रोहिंगा आए और बीएसएफ का वो एरिया थोड़ा वहाँ पर खुला रहे और वो लोग आए और सोने का प्रचार और काउ स्मगलिंग सब कुछ जैसा हो रहा है वैसा होने, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आ रहा है, बहुत जन बोल रहे हैं, अब सत्य मिथ्या मालूम नहीं है कि यह का पैसा अब इलेक्शन में लागू होगा, ये उन लोग यूज करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जन्म हुआ था। चाहे युद्ध हो या फिर शांति का समय, बीएसएफ के जवान हमेशा सक्रिय रहते हैं। बीएसएफ की मुख्य जिम्मेदारी सीमाओं की रक्षा, सीमा पार से होने वाले अपराधों, अवैध प्रवास और तस्करी को रोकना है। सीमा की रक्षा करने वाला बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा बल है, जिसकी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। दस्तक के अगले हिस्से में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिएगा। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। चुनौतियां बाहर से तो है ही, लेकिन पार्टी के भीतर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत करना है। इस वक्त खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उन चुनौतियों को लेकर के, उनकी एजेंडा को लेकर के। चन्नी साहब, आज तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है और धन्यवाद आप मेरे पास चंडीगढ़ आए हो और इंटरव्यू करने आए हो। सर्टनली, तो आप जो पूछो। चन्नी साहब, आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय आपको मिला है काम करने के लिए और काम आपको बहुत करना है, तो कैसे ये पूरा करेंगे जो 4.5 साल आप नहीं कर पाए, इस कितने कम समय में कैसे इसको पूरा करेंगे? कैसे टारगेट जो आप लेके चले मीट करेंगे उसको? मैं अपने तरीके से काम करता हूं और मेरा काम करने का कोई समय तय नहीं है, हर समय काम में लगा हुआ हूं। जितना पहले लोग काम करते थे, मैं उससे 7-8 गुना काम कर रहा हूं। मतलब पहले 2 घंटे ही काम किया जाता था, अब मैं रेगुलर काम कर रहा हूं। पहले ये सोचा जाता था, पूछा जाता था कि यार मुख्यमंत्री के काम करने के समय क्या है, अब ये पूछा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री सोता भी है कभी, कब सोता है। तो मैं इतने समय में ही 4.5 साल का काम कर देना है। आप देखेंगे और देख भी रहे हो कि मेरे काम करने में कोई रोक नहीं है और जो टारगेट है मैं वो अचीव कर लेने हैं। आपको लगता है 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको इतने कम समय में उसकी पूर्ति करनी होगी? जो उनको काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसलिए कोई दुविधा नहीं है, काम करेंगे। चन्नी साहब, काम आगे क्या प्रायोरिटीज है? आप, ये एक सवाल उठ रहा है कि आप घोषणाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? पहले से ही पंजाब पे कर्जा बहुत है, तो कर्जा लेकर के इन योजनाओं को, आपकी घोषणाओं को कैसे चला पाएंगे लंबा? मेरी घोषणाएं प्लान्ड है, कोई मतलब किसी लक्ष्य को, इलेक्शन को लेकर आगे रखा नहीं करता। मैंने वो काम कर रहे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि एक आम आदमी को, आम लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैंने गरीबी देखी है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो गरीब को ज़रूरत है। मिडिल क्लास को मैंने देखा है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो उनकी ज़रूरत है। मैंने किसानी देखी है, मैं वो काम कर रहा हूँ जो किसानों को ज़रूरत है। मैं एक दुकानदार रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो दुकानदार को ज़रूरत है। मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो मैं क्योंकि ग्रास रूट से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ,
मुझे मुश्किलें पता है लोगों की, मैं उन मुश्किलों का हल कर रहा हूँ। मेरा ये है कि मैं वो सब कुछ करूँ जो एक समाज को, एक पंजाब के जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ज़रूरत है। तो आम आदमी की जो इमेज बनी है आपकी कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, आप खुद बता रहे हैं बात कि आप नीचे से उठ के आए हैं, गरीब परिवार से स्ट्रगल करके आए हैं, तो इस इमेज को क्या ये चुनाव की दृष्टि से ही आप लोगों के बीच चले जाते हैं, कहीं भी बैठ के चाय पी लेते हैं, तो ये इमेज क्या आगे भी बनी रहेगी? अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो क्या ये इमेज सिर्फ चुनाव के लिए है या आगे भी इसको नेचुरल है ये? देखिए, मेरे घर में कोई बाप दादा एमएलए मंत्री तो नहीं रहा, लेकिन मैं स्कूल टाइम से ही सबसे पहला इलेक्शन मैंने स्कूल में लड़ा, फिर कॉलेज में लड़ा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया, फिर मैं 3 बार एमसी बना हूँ, मतलब पंच। 2 बार मैं म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान रहा हूँ, सरपंच या मुखिया। उसके बाद मैं आज़ाद एमएलए जीता, फिर मैं एमएलए जीता, फिर मैं 3rd टाइम जब जीता, तो अब 3rd टाइम जीता हूँ, 2nd टाइम में ऑपोजिशन लीडर रहा हूँ। तो मैंने हर चीज़ को, हर पौड़ी को बड़े सही ढंग से देखा है। मैंने देखा है कि एक एमसी में शहर की क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या वहाँ गली में पानी जाता है, नाली भर जाती है, पानी रुकता है, सीवरेज कैसे रुकता है, ट्यूबलाइट कैसे ख़राब होती है, उसको कैसे ठीक कराना है। मुझे ये ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स पता है, कैसे एक एमएलए काम करता है, कैसे उसने बदलियाँ करानी है, मुझे वो प्रॉब्लम पता है। एक अपोजिशन लीडर का रोल क्या है, मैं वो रहा हूँ, मुझे वो पता है। एक सरपंच कैसे काम करता है, एक पिता कैसे काम करता है, एक बच्चा कैसे काम करता है, एक विद्यार्थी कैसे काम करता है, मैं उन सब चीज़ों को साथ लेकर चलता हूँ और वो ही कर रहा हूँ जो उनकी ज़रूरत है। तो क्या इसीलिए आपने बड़ा मुख्यमंत्री वाला मकान नहीं लिया कि आप ये दिखा सकें कि मैं आम आदमी हूँ, मुझको बड़ी कोठियों से मतलब नहीं है, मैं जैसा भी मकान है उसमें रह करके चलाऊंगा। मुख्यमंत्री निवास आपने लिया नहीं और जो मंत्री के नाते आपके पास मकान था उसी से आप चल रहे हैं। ऐसा है कि इसलिए नहीं रहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं है। मैं इसलिए नहीं वहाँ जा रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत इतनी है। अब आप देखो कि मेरे लिए 1000 सिक्योरिटी मैन है, क्या ज़रूरत है? मैंने उन सबको हटाया है। मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कमरे, जितनी गाड़ियाँ हैं, क्या ज़रूरत है? एक गाड़ी मेरे लिए काफ़ी है। सिक्योरिटी 10 गाड़ियाँ आगे चलती हैं, 20 पीछे चलती हैं, अरे क्या है, क्यों चलती हैं? सायरन बजते हैं, जिधर को निकलता हूँ क्यों बजते हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को? तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक आम नागरिक जाता है वैसे ही मंत्री जाए, वैसे ही एमएलए जाए, वैसे ही मुख्यमंत्री जाए। क्यों हम ये दिखावे का राज क्यों है? ये दिखावा ख़त्म करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। हालांकि मेरी सिक्योरिटी वाले बोलते नहीं जी इतने आदमी चाहिए, इतने, अरे क्यों? जितने आपको बहुत ज़रूरी चाहिए रख लो। हाँ, भीड़ आ जाती है, उसको थोड़ा लाइन में करना है, मुझे खतरा कोई नहीं है। भीड़ को लाइन में करना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब सिक्योरिटी ही अगर मेरे बीच में आ जाएगी कि मिल ही नहीं सकता तो कैसे चलेगा? पब्लिक को पब्लिक का नुमाइंदा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अब मेरे घर में इतने लोग आते हैं, मैंने बाहर टेंट लगा दिया है, लंगर लगा दिया है, आओ भैया लंगर छको, मैं भी आपके बीच में बैठता हूँ, लंगर खाएं और बात करें। क्यों लीडर ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और बाहर लोग वेट करते रहते हैं, क्यों नहीं मिलते? वो मैं सिस्टम को सेट करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। जो मुश्किलें जब मैं किसी लीडर के पास जाता था मुझे आती थी, जब मैं किसी मुख्यमंत्री के पास जाता था जो मुझे मुश्किलें आती थी, जब मैं किसी मंत्री के पास जाता था एक एमसी होने के नाते मुझे क्या मुश्किलें आती थी, जब मेरे घर कोई, जब मैं एमसी था, कोई आता था कि ये मेरी ट्यूबलाइट ख़राब है इसको ठीक कराओ, जो वो मुश्किलें फेस करता था मैं वो ठीक कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने तरीके से अपने रास्ते से चल रहा हूँ, मैं अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता। आप कहते हो कि आप क्यों आम आदमी बनना चाहते हो, मैं आम आदमी बनना नहीं चाहता, मैं आम आदमी हूँ। पर ये आपकी राजनीति आपकी पार्टी के लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? नवजोत सिंह सिद्धू आपके कई फैसलों पर सवाल उठाते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके विपक्ष तो उठाते ही है, लेकिन आपके पार्टी के भीतर और पार्टी प्रेसिडेंट वही सवाल उठाते हैं, नाराज हैं कई मुद्दों को लेकर के। नवजोत सिंह सिद्धू हैज़ एवरी राइट कि वो किसी भी बात पे कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि ही इज़ माई पार्टी प्रेसिडेंट। मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को लागू करना है,
मैं किसी पार्टी के अंडर काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ तो पार्टी सुप्रीम है, पार्टी ने की आइडियोलॉजी है जो एक सेकुलरिज्म पार्टी, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सेकुलर आइडियोलॉजी को आगे लेकर आना है। कांग्रेस चाहती है कि गरीबों के काम करें, तो मैंने गरीबों के काम करने हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू से मेरा इससे टकराव नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई वो बात करते हैं, क्योंकि उस बात को मैंने ठीक करना है। लेकिन आपसे बात करने से पहले वो मीडिया में जाकर के तमाम मुद्दे उठाते हैं, तो आपको लगता है कि मीडिया में जाने से पहले कम से कम किसी मुद्दे पर उनको नाराजगी है या परेशानी है तो आपसे पहले बात करें? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया से बात करें। अगर मुझे मीडिया से भी कुछ गैदर हो जाएगा कि ये करने वाला है तो मैं पार्टी के लिए करूँगा, लोगों के लिए करूँगा। लेकिन जो लोगों के हक में नहीं है वो मैं कभी काम करता ही नहीं हूँ। चन्नी साहब, सबसे बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव है या नवजोत सिंह सिद्धू को हैंडल करना? दोनों नहीं है। मेरे लिए चुनाव चुनौती नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रेसिडेंट आदरणीय है, उसके लिए भी काम करूँगा। मैं लोगों के लिए काम करना मेरी चुनौती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर दूं, ये मेरे लिए चुनौती है। मेरी अपनी लाइन है। मैं गरीब परिवारों से आया हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। मैं उनके मसले हल करना चाहता हूं। मैंने पंजाब को आगे लेकर जाना है जितना मुझे टाइम मिला है। मैंने किसी बातों में उलझना नहीं है। मेरा टारगेट पंजाब है, मेरा टारगेट लोगों की सेवा है। मैं अपनी रेखा पे चल रहा हूँ। मैंने अपनी लाइन बड़ी करनी है, मुझे किसी की लाइन से मतलब नहीं। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार चलाना आपका जिम्मेवारी है, तो आपको लगता है कि जो फैसले होंगे सरकार के भीतर वो आपको लेने हैं कि कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आपको लगता है दबाव है फैसलों लेने को लेकर के? दबाव से मैं कभी चला ही नहीं हूँ। मैं म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने अपने फैसले, हाँ, जो मेरे एमएलए हैं, जो मेरे मंत्री हैं, उनसे बात करके, जो मेरी पार्टी है उससे बात करके, लेकिन काम लोगों के हित में करूँगा। लोगों के हित से बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोगों का जहाँ भलाई है मैंने वो काम करना है। अब कह रहे हैं कि जी बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैं लेकर आऊँगा ना। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अब भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ से पैसा आना और मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर मैंने हर किसी का 2 किलोवाट के पुराने सारे बिल माफ़ कर दिए हैं तो हुए हैं ना, पैसा चला गया है। अब मैंने बिजली के रेट कम किए हैं तो साथ साथ एग्रीमेंट भी रद्द कर दिए हैं जिसके महंगी बिजली खरीदे थे। पिछली सरकार ने 17 रुपये बिजली की पर यूनिट खरीदा है, मैं 2 रुपये 38 पैसे में खरीद रहा हूँ। तो मुझे पैसे बचे हैं ना, तो वो मैं लोगों में दूंगा। जो लोगों का पैसा लोगों के पास जाए, टैक्स मैं लोगों से लेता हूँ, मैंने उनको रिटर्न करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपके फैसलों पर सिद्धू का कितना असर रहता है? मेरे फैसले पर पब्लिक का असर पहले है, पंजाब का असर पहले है। मैंने पंजाब को देखा है, मुझे पता है कैसे गरीब का घर जब बरसात आती है तो कैसे उसमें से पानी टिपकता है। मुझे पता है गरीब जाकर ऊपर सोता है, मच्छर उसको कैसे खाता है। मुझे पता है गरीब की ज़रूरतें क्या है। मुझे पता है किसान को कितनी बिजली खेत में चाहिए, क्यों नहीं जा रही है। मुझे पता है किसान की फसल ख़राब हो रही है, उसको मुआवजा कैसे देना है। मुझे पता है दुकानदार जब दिवाली के दिन बाहर पटाखे लगाता है तो उसको पुलिस जाकर तंग करती है, उसको हटाना है। पर चन्नी साहब, एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर के सिद्धू ने सवाल उठाया और उस पर आपको पीछे हटना पड़ा। एडवोकेट जनरल की छुट्टी हो गई, डीजीपी को लेकर के। अरे मुझे आपत्ति क्या है? मेरे पास 200-250 IAS ऑफिसर हैं, 200-250 IPS ऑफिसर है। मैं रोज़ बदलता हूँ उनको, जो जहाँ फिट आता है मैं करता हूँ। अगर एक सिद्धू ने करवा लिया तो मुझे क्या आपत्ति है? आपका जो मुख्यमंत्री बनने में दलित फैक्टर ज़्यादा था क्या, और भी कोई मेरिट थी आपकी? ये तो मेरी पार्टी जाने, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आपको CM बनना है, मैं CM बन गया। मुझे MLAs और पार्टी ने कहा कि आपको ऑपोजिशन लीडर बनना है। फर्स्ट टाइम नहीं कुछ मिला है, वे CM के बराबर ही होता है, सामने बैठता है, वो ऑपोजिशन का लीडर होता है, वो इधर सरकार का लीडर होता है। मैं ऑपोजिशन लीडर भी रहा। तो आप मुख्यमंत्री इसी टेन्योर के लिए हैं या आगे सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे? मुझे लालसा ही नहीं है। मैंने अब भी कौन सा मांगा था?
मैंने आज भी कहा था कि मुझे सीएम बनाओ। मैं आगे के लिए भी सीएम का मांगता नहीं हूँ। मैं जितना मुझे मिला है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, मेरा ये है। मैंने अपनी जो जितना समय मिला है उसको नेक नीति, ईमानदारी और लियाकत से आगे बढ़ाना है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे दूं, आगे समय मिलेगा उसमें। फेस कौन होगा मुख्यमंत्री तौर पर? क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है चुनाव में जनरली फेस उसी को लेके चलती है पार्टी, तो इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव में कौन फेस होगा? अरे फेस मैंने चुनना है, पब्लिक ने चुनना है, मेरी पार्टी ने चुनना है, तो मैं इस पे वरी क्यों करूं? आपका मुकाबला किससे मानते हैं, आम आदमी पार्टी या अकाली दल से? मेरा मुकाबला मेरे से है। नहीं, कांग्रेस का मतलब सर? मैं कहता हूं हम अपने आप को ठीक रखेंगे तो आने वाले दिनों में लोग हमारे साथ ठीक रहेंगे। मेरा मुकाबला मेरे से है कि मैंने कैसे ठीक होना है, मैंने कैसे समय से उठना है, मैंने कैसे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं, मैंने कैसे अच्छे काम करने हैं, मैंने कैसे किसी गरीब को उसके सहायता करनी है, मैंने कैसे उसको गरीबी से निकालना है, कैसे एक मिडिल क्लास का नौजवान नौकरियों को लिए भटक रहा है उसको नौकरी देनी है, उसको कारोबार देना है। ये मेरा काम है, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चन्नी साहब, हमसे बात करने के लिए थे। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके पास समय बेशक कम हो लेकिन काम जितना भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।